Hello बच्चों, let's read the question. The question says, given below are two statements. Statement 1 is, none of the alkaline earth metal hydroxide dissolves in alkali. Statement 2, solubility of alkaline earth metal hydroxide in water increases down the group. In the light of above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. Option A, statement 1 and 2 both are incorrect. Option B, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. Option C, statement 1 correct but 2 is incorrect. And option D, statement 1 and 2 both are correct. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक करते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होने वाला है वो हो जाएगा आपका की कॉन्सेप्ट इज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ठीक है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको स्टेटमेंट्स को अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा. तो स्टेटमेंट वाइज अपन पढ़ते हैं और एक्सप्लेन करते जाते हैं. तो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि नन ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्स इन एल्कली. तो एक बार अपन एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं. तो अगर हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो हमारे पास में होता है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, हमारे पास में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हमारे पास में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हमारे पास में होता है स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड और हमारे पास में होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. और वैसे तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, हम पढ़ते भी हैं कि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल या फिर जो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे क्या होते हैं, बेस होते हैं, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग एल्कली सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं. लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, दैट इज बेरिलियम हाइड्रोक्साइड. एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो होगा आपका वो एक एम्फोटेरिक नेचर का होता है. वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है. व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक नेचर? ये जरूरत पड़ने पर एसिड की तरह भी बिहेव करता है और जरूरत पड़ने पर बेस की तरह भी बिहेव करता है. तो एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, बट डिपेंड करना चाहिए कि सामने कौन सा केमिकल है जिससे वो रिएक्ट कर रहा है. ठीक है. तो इसको छोड़कर बाकी जितने भी हमारे पास में हाइड्रोक्साइड है, ऑल ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है. अभी एम्फोटेरिक नेचर का इसको अपन कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो अपन इसके लिए एक रिएक्शन लिख सकते हैं. अगर मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाऊं तो जैसे मैं लिख के दिखाता हूं आपको एक रिएक्शन, जैसे चीज़ें आपको जो है क्लियर हो जाएंगी. सपोज कीजिए मेरे पास में बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी मैं रिएक्शन करवाता हूँ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, NaOH के साथ. तो जब रिएक्शन होगी तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा Na2BeO2 और साथ में मिलेगा मुझे H2O. ठीक है. तो चेक कर लेते रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं. तो रिएक्शन हमारी 4 जी हाँ, बिल्कुल बैलेंस है. अब यहाँ पे देखिए, अब आपको पता है कि जो आपका NaOH होता है ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, विदाउट अ डाउट स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है. लेकिन यहाँ पे जो आपने बेरिलियम हाइड्रोक्साइड लिया है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है. और जब भी एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है. तो वो यहाँ पे हो गया. तो इट मीन्स वी कैन से दैट कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कंप्लीटली रॉन्ग है. क्यों? ये बोल रहा है कि कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल डिसॉल्व नहीं होता एल्कली में, जबकि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड तो हो रहा है. इट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया. अब सेकंड स्टेटमेंट चलते हैं. सॉलिबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड इन वाटर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ठीक है. देखिए हमारे पास जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ये आपके सामने, हाइड्रोक्साइड आपके सामने आ चुके हैं. तो एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड को जब अपन लिखते हैं और जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो इनकी सॉलिबिलिटी जो होती है ना वो डिक्रीज करती है. तो आप लिख सकते हो सॉलिबिलिटी डिक्रीज, सॉरी इंक्रीजेस, मैंने उल्टा बोल दिया, इंक्रीजेस बोलेंगे. टॉप टू बॉटम जाने पे सॉलिबिलिटी जो होती है इनकी वो इंक्रीज करती है. ठीक है. और मैं आपको ऐसे हवा में नहीं बोल रहा, मैं प्रूफ भी कर देता हूं आपको. जो सॉलिबिलिटी का ट्रेंड होता है इनका, सॉलिबिलिटी जो ऑर्डर होता है किसमें? वैसी बात इन वाटर. वो कैसे लिखते हैं हम लोग बुक्स के अंदर? देखिए ऐसे लिखा होता है, दैट इज बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की सॉलिबिलिटी क्या होती है? सबसे कम. उससे ज़्यादा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, उससे ज़्यादा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, उससे ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड की और उससे भी ज़्यादा बेरियम हाइड्रोक्साइड की.
तो आप देख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रही है, सॉलिबिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अब सॉलिबिलिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो क्यों कर रही है, इसके दो रीजन है। ठीक है, अब इसके दो रीजन है, दो रीजन अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि जब भी हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं, ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हो उसको डाउन द ग्रुप, तो जब भी हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, जब भी हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो आपकी लैटिस एंथैल्पी है, लैटिस एंथैल्पी वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और दूसरा रीजन क्या है कि जब भी हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, हाइड्रेशन एंथैल्पी वो भी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और मैं ये हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ करता हूँ डेटा के हिसाब से, डेटा के भी आप भी प्रूफ करूंगा मैं आपको, ताकि कुछ भी चीज़ आपके माइंड में डाउट के फॉर्म में ना रहे। जैसे अगर हम बात करते हैं मेटल्स की, तो हमारे पास में Be हो गया, Mg, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हाइड्रेशन एंथैल्पी की, हाइड्रेशन एंथैल्पी की अगर बात करें यहाँ पे, तो एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि बेरिलियम की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो कितनी होती है, वो आपकी होती है माइनस में 2494, और ये अपन ले रहे किसके अंदर, किलोजूल पर मोल में, ध्यान रखिएगा। मैग्नीशियम की कितनी होती है 1921, कैल्शियम की कितनी होती है 1577, स्ट्रॉन्शियम की 1443, ठीक है, और बेरिलियम की कितनी होती है 1305। अब चेक कीजिए, क्या टॉप टू बॉटम जाने पर हाइड्रेशन एंथैल्पी कम नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ठीक है, तो ये चीज प्रूव हो गई। अब अपन बात करते हैं लैटिस एंथैल्पी की। अब लैटिस एंथैल्पी के लिए आप लोग बात करेंगे ऑक्साइडों की। ठीक है, अपन ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं। तो बेरिलियम ऑक्साइड, उसके मतलब उसके आधार पर ही मतलब डेटा निकाला गया है। बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड। तो जब भी हम बात करेंगे लैटिस एंथैल्पी की, वो भी अपन किस में करेंगे, किलोजूल पर मोल में, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो बेरिलियम है, सॉरी बेरिलियम ऑक्साइड BeO, इसका होता है माइनस में 443 किलोजूल पर मोल, इसका होता है माइनस में 3791, इसका होता है माइनस में 3401, इसका होता है माइनस में 3223, और इसका होता है माइनस में 3054। तो बताइए लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज हो रही कि नहीं हो रही है, ये भी डिक्रीज हो रही है, और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से जो आपकी सॉलिबिलिटी ऑर्डर है H2O का, सॉलिबिलिटी ऑर्डर है हाइड्रोक्साइडों का, वो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। और अगर मैं आपको बात करूँ लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, तो एक बात छोटी सी ध्यान रखना जो आपको मतलब मालूम होनी चाहिए। हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए कि आपके पास में 1 मोल क्या है, आपके पास में 1 मोल है आयंस। तो 1 मोल आयंस को जब आप वाटर में डिजोल्व करोगे ना, तो जितनी भी आपकी हीट प्रोड्यूस होगी, जितनी भी एनर्जी या हीट प्रोड्यूस होगी, उसे हम कहेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ आयंस व्हेन दे आर डिजोल्व्ड इन वाटर। ठीक है, और अगर हम लैटिस एंथैल्पी की बात करते हैं तो अज्यूम कीजिए कि हमारे पास में 1 मोल क्या है, आयंस है, और 1 मोल आयंस को, जो आपके पास 1 मोल आयंस होते हैं, ठीक है, 1 मोल आयंस को आयंस सॉरी हम बात करते हैं 1 मोल आयनिक सॉलिड्स की, है ना, आयनिक सॉलिड्स की बात करते हैं, आयनिक सॉलिड्स की। इसको अपन आयंस को काट देते हैं, रब कर देते हैं। 1 मोल अगर आपके पास में आयनिक सॉलिड्स है, आयनिक सॉलिड, ठीक है, तो 1 मोल अगर आपके पास में कोई आयनिक सॉलिड है और उसको अगर आप गैसियस आयंस में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा, अगर आपके पास में 1 मोल आयनिक सॉलिड है कोई भी, उसको आप गैसियस आयन में कन्वर्ट कर रहे हो, तो गैसियस आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी एनर्जी खर्च हो रही है, जितना भी आपको हीट लग रहा है, जितनी भी आपको हीट देनी पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको बात।
तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, हमने प्रूफ कर दिया है कि जब भी हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर वो इंक्रीज होगी। ठीक है, ये हमने एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ कर दिया डेटा के हिसाब से, और हर चीज आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो वी कैन से दैट कि ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 है वो तो गलत है, लेकिन स्टेटमेंट 2 आपका कंप्लीटली ट्रू है विथ प्रूवन डेटा। ओके, सो वी कैन से दैट कि हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, सो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर। तो क्या हमारा आंसर बी हो गया? यस, हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो आई होप यू गॉट अंडरस्टूड इट वेल, आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।